मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने देखा इनकम टैक्स में बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है। फिर हमने उसमें डिफरेंट टर्म्स स्टडी की थी, जिसमें हमने लास्ट में असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर स्टडी किया था। क्लियर? नाउ अब इसके बाद हम आगे की टर्म्स को स्टडी करते हैं। आवर नेक्स्ट टर्म इज ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। देखिए बच्चों, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? नाम से समझ आ रहा है, ग्रॉस का मतलब सकल, टोटल इनकम। हमने इनकम टैक्स में, मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में बताया था कि हम इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेड्स में कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन से 5 हेड्स थे? आवर फर्स्ट हेड वाज सैलरी हेड, वेतन शीर्षक, देन सेकंड वाज हाउस प्रॉपर्टी, देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो इन पांचों हेड से हमें जो भी टैक्सेबल इनकम मिलती है, जो भी इनकम हमारी होती है, उस सब का टोटल हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज GTI, है ना। इट मीन्स इनकम कैलकुलेटेड फ्रॉम वेरियस हेड्स बिफोर डिडक्शंस ऑफ 80C to 80U। बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इनकम ही इनकम कैलकुलेट करके टोटल करके और उसके ऊपर टोटल पे टैक्स दे दें, ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें इस इनकम पर कुछ चीज़ों में छूट, रियायतें भी देता है, कटौतियाँ भी देता है। उन सारे डिडक्शंस को या कटौतियों को हम 80C से 80U तक स्टडी करते हैं। सेक्शन 80 है, इस सेक्शन 80 की डिफरेंट वो हैं 80C से 80U तक। क्लियर? तो इन डिडक्शंस के पहले जो भी हमारी इनकम होती है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज GTI। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है टोटल इनकम, दैट इज TI, कुल आय। टोटल इनकम क्या होती है? जब आप इस ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने डिडक्शंस माइनस कर देते हैं, यानी 80C से 80U तक के डिडक्शंस को लेस कर दिया जाता है, तो जो इनकम हमें मिलती है दैट इज टोटल इनकम, और हमें इसी टोटल इनकम पर टैक्स पे करना होता है। क्लियर? दैट इज टोटल इनकम या कुल आय। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि हमेशा जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पर किया जाता है और उसी पर हम टैक्स पे करते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जबकि हमें करंट ईयर की इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है। ये कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम चालू वर्ष की आय पर कर लगाएंगे। ठीक है, करंट ईयर, CY मीन्स करंट ईयर की इनकम पर। इसमें द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, यानी अनिवासियों की समुद्री जहाज के व्यवसाय से आय। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति निवासी, अनिवासी, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है और कोई भी शिपिंग बिजनेस करता है, शिपिंग बिजनेस में वो पैसेंजर्स को कैरी करता है, मेल यानी डाक को, लाइव स्टॉक पशुओं को, ठीक है, या सामान को, इनको कैरी करने से, लाने ले जाने से अगर उसको कोई भी इनकम होती है तो उस इनकम का 7.5%, 7.5% क्या होगा? टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स में। क्लियर? 7.5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेएबल, चाहे उसको पे किया जा चुका है या किया जाना है, वट एवर, इज डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ असेसी। 7.5% को असेसी की इनकम माना जाएगा एंड टैक्स चार्ज ऑन दिस इन सेम ईयर, और उसी साल में उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ असेसी आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इट। इसके लिए अगर असेसी ने कोई भी खर्चे किए हैं तो हम उसको लेस नहीं करेंगे। क्लियर? सेकेंड, इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया फॉर एवर। अगर कोई भी पर्सन है और वो इंडिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, तो फिर जिस ईयर में वो जा रहा है उसी ईयर में उसकी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। जाने वाले दिन तक उसने आज तक जो भी कुछ कमाया है उस पर उसे टैक्स दे के ही जाना पड़ेगा। क्लियर? देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को कम शो करने के लिए या फिर अपना जो टैक्स है उसे बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को कम शो करते हैं। या हम कैसे कम शो करते हैं? हम उसे अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे कि आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया, अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया, अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके बदले में आपने उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। कंसिडरेशन का मतलब, सपोज कीजिए आपने अगर उसको एक 10 लाख की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तो आपने उसके बदले में उसे 10 लाख रुपए नहीं लिए जितना बनता था, तो इट मीन्स दैट इज अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। आपने टैक्स की चोरी करने के लिए ऐसा किया है ना। तो उस कंडीशन में आप, जब आपका ये अवॉइडेंस पकड़ा जाएगा, जब आपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया उसी ईयर में आपको उस पर टैक्स देना होगा। उसके लिए हम आगे पीछे वेट नहीं करेंगे।
असेसमेंट ऑफ एओपी, एओपी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये हम पढ़ चुके हैं पर्सन की डेफिनेशन में, व्यक्ति में पहले। फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, अगर कोई भी व्यक्तियों का समुदाय एओपी है या फिर एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है या फिर कोई भी, इसलिए फॉर्म किया जाता है कि उसे पर्टिकुलर काम को करना है। तो जैसे ही वो पर्टिकुलर काम या पर्टिकुलर इवेंट पूरा हुआ वैसे ही वो डिसॉल्व हो जाएगा एसोसिएशन, है ना, वो एसोसिएशन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में जैसे ही उसका वो पर्टिकुलर पर्पस पूरा होता है तभी हम उस पर टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं। क्लियर? तो इसीलिए इस कंडीशन में आपको करंट ईयर में ही टैक्स देना होगा, इसके लिए प्रीवियस ईयर नहीं देखा जाता क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप अपना व्यवसाय रोक लेते हैं, आपका व्यापार विघटित हो जाता है, ठीक है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो जिस ईयर में आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ ना उसी ईयर में आपको उस पर टैक्स देना होगा। इस कंडीशन में इनकम टैक्स अथॉरिटी के हाथ में है, अगर वो चाहे तो आपको नेक्स्ट ईयर तक टैक्स देने के लिए वेट कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस ईयर में बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ उसी ईयर में आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। और बाकी की जो फर्स्ट 4 कंडीशंस हैं इनमें आपको कंपल्सरीली यानी कि आवश्यक रूप से करंट ईयर में ही टैक्स पे करना होगा। क्लियर? तो बच्चों ये सारी कंडीशंस हैं जबकि हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर की इनकम पर ना करके करंट ईयर की इनकम पर करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया है, ओवर हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस, है ना, निवास स्थिति का निर्धारण। हम किस तरह से किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि भाई ये रेजिडेंट है इंडिया में या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। कोई भी पर्सन, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सभी के लिए डिफरेंट रूल्स फॉलो होते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम पहले तो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उनकी इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कुछ इनकम्स ऐसी होती है जिस पर केवल निवासी को यानी कि रेजिडेंट को टैक्स देना होता है और कुछ ऐसी होती है जिस पर कि रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों टैक्स देंगे और कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिन पर कि नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देता है। क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।